फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 10 डबल बी कैसे एक्टिवेट करना है ये बताया था। सीए ऐड करके सीए के लॉगिन से कैसे दिखेगा। अब ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली पूरा 10 डबल बी फॉर्म जो कि नया है, ये 1023 सी वालों के लिए भी है और 12 ए वालों के लिए भी है। बट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, मतलब आपकी एप्लीकेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, तो एप्लीकेबिलिटी कुछ कंडीशंस बताई गई है कि जब आपका टर्नओवर है वो 5 CR के ऊपर है तो आपको 10 बी फिल करना है। 5 CR के नीचे है तो आपको 10 डबल बी फिल करना है। यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी भी बताई गई है कि फॉर्म 10 बी इज एप्लीकेबल वेयर एनी ऑफ द बिलो मेंशन कंडीशन आर सेटिस्फाइड, दैट इज टोटल इनकम ऑफ द ऑडिटी विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ मेंशन क्लॉजेस। कौन कौन से 1023 सी के जितने भी क्लॉजेस हैं अपने 4, 5, 6, 6 ए, उसको इफेक्ट नहीं देना है और सेक्शन 11 और 12 का नहीं देना है। तो जो टोटल इनकम है वो अगर एक्सीड करती है ₹5 CR तो आपको 10 बी फाइल करना है। बट अगर 5 CR नहीं एक्सीड करती है तो आपको 10 डबल बी एप्लीकेबल होगी। ये तो एक कंडीशन है। वैसे ही दूसरी कंडीशन कौन सी है कि अगर ऑडिटी ने एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है तो 10 बी एप्लीकेबल है। मतलब एफसीआरए में रजिस्टर्ड है और जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है तो डेफिनेटली 10 बी जाएगी। नहीं मिला है तो फिर आपको फर्स्ट कंडीशन देखनी है एंड देन 10 डबल बी एप्लीकेबल हो जाएगी। ऑडिटी हैज अप्लाइड एनी पार्ट ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया, कोई भी आपने एक्सपेंसेस आउटसाइड इंडिया किया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में तो भी फॉर्म 10 बी जाएगा। तो अगर ये कंडीशंस कोई भी सेटिस्फाई होती है तो 10 बी जाता है, अदरवाइज 10 डबल बी जाएगा। अब हम देखते हैं 10 डबल बी में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो ये सेक्शंस है। फर्स्ट है रिपोर्ट, तो ये तो पहले से ही प्रीफिल्ड है। आपको इसमें से क्या करना है, वी और आई सिलेक्ट करना है। अगर प्रोप्राइटर है तो आई सिलेक्ट करेंगे, प्रोप्राइटर कौन, सीए। और फर्म है तो वी। फिर वैसे ही कोई आपके बताए एक्सप्लेनेशन या कुछ आप ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन बताना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन या क्वालिफिकेशन। देन उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो बैलेंस शीट है ये किसकी है, फंड की है, ट्रस्ट की है, इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, अदर मेडिकल। इसका ये मतलब है ऑडिटी आपका जो है वो क्या है, ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है, या एक फंड का आप ऑडिट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी है। तो आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट। In the case of income and expenditure account or profit and loss account of the income and application profit or loss of its accounting year ending 31st March 23 subject to the following observation, अगर इसमें भी कोई observation है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सीए की डिटेल्स आएंगी। ऐसे करके आप ये सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट आता है बेसिक डिटेल लीगल स्टेटस एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको जो प्रीफिल्ड चीजें हैं, अदर एड्रेस से कोई और एड्रेस है जो कि इनकम टैक्स साइट के अलावा है तो आपको यस करके एड्रेस प्रोवाइड करना है, अदरवाइज नो। टाइप ऑफ ऑडिटी क्या है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है, अदर है। तो आपको जो भी अकॉर्डिंगली है वो सिलेक्ट करके, अदर है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या है। वेदर द ऑडिटी स्टैब्लिश अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, को इंस्ट्रूमेंट के तहत स्टैब्लिश हुआ है तो यस करके आपको यस करना है या फिर नो करना है। आपको ऑथर की डिटेल बतानी है, फाउंडर, सेटलर, कंपनी है तो जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्हें 5% और मोर होल्डिंग करी है तो उसकी डिटेल्स बतानी है। नेम ऑफ द पर्सन, रिलेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है, आईडी में आप पैन या आधार नंबर बता रहे हैं तो वो नंबर देना है, एड्रेस देना है। वेदर देयर इज एनी चेंज इन रिलेशन, कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुआ है रिलेशनशिप में तो आपको यस करके क्या चेंज हुआ है स्पेसिफाई करना है। वैसे ही कोई अगर नेचुरल पर्सन नहीं है तो उनकी डिटेल आपको बी पॉइंट में बताना है। ये तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी एंड डिटेल ऑफ प्लेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट हैव बीन मेंटेन्ड। अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको मिला है अभी तक और आपने अब कमेंस कर दिया है अपनी एक्टिविटी तो आपको यस करके कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी बताना है। इसमें काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि सिलेक्ट क्या करना है सेक्शन। तो सिलेक्ट मतलब कि जो आपको रजिस्ट्रेशन के तहत आपने जिस
सेक्शन के तहत रजिस्ट्रेशन कराया, वेदर इट इज 1023C और 12A, तो आपको वो चीज सिलेक्ट करनी है। बट यहाँ सिलेक्शन का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कमेंसमेंट। अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको मिला है तो उसके बाद कमेंसमेंट देखा जाता है। अगर आपने एक्टिविटी कमेंस कर दी है तो 6 महीने के अंदर अंदर रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो इसलिए वो डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि अगर आपका फर्स्ट में यस है तो आपने क्या अप्लाई कर दिया है रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए। ये जो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अगर आपने एप्लीकेशन दे दी है रेगुलर रजिस्ट्रेशन की तो यहाँ पर यस से लेकर के रेगुलर रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो बताना है। ये क्यों ट्रैक कर रहे हैं, ये ट्रैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कमेंसमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है, क्योंकि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है उसके लिए टाइम लिमिट है, कमेंसमेंट जब हो उसके 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब खत्म हो रहा हो तो उसके 6 महीने के पहले आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो ये जो 10th वाला पॉइंट है ये इससे रिलेटेड है। कमेंसमेंट हो गया है तो डेट बताओ कब हुआ है, और अगर हो गया है तो आपने रेगुलर रजिस्ट्रेशन का अप्लाई कर दिया, यस या नो। यस तो आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताओ, और अप्रूवल मिल गया तो अप्रूवल बता दो। 11th पॉइंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने कहाँ मेंटेन किए, रजिस्टर्ड प्लेस पे किए हैं और अकॉर्डिंग टू रूल 17A किए हैं कि नहीं, यस या नो। और आपने अगर कोई और जगह पे मेंटेन कर रहे हैं, इफ यस इन वन अबव, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एट रजिस्टर्ड ऑफिस, यस तो आप यस से लेकर नो, तो फिर आपको यहाँ पर एड्रेस बताना है, वो कौन सा एड्रेस है। मैनेजमेंट में डिसीजन लिया है कि दूसरे जगह पे आप बुक्स मेंटेन कर सकते हो तो वो डिसीजन की डेट क्या है, और उसके बाद आपको इंटीमेशन करना है असेसिंग ऑफिसर को, तो आपने इंटीमेट करा है कि नहीं, अगर करा है तो डेट ऑफ इंटीमेशन क्या है। तो ये रूल 17AA का पॉइंट है कि आपको इंटीमेट करना जरूरी है अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है अपना, वो आता है वॉलेंट्री एंड अदर कंट्रीब्यूशन। मतलब कि आपको जो भी डोनेशंस मिले हैं उसकी डिटेल आपको इस सेक्शन में बतानी है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या आपको फॉर्म 10BD फाइल करना है, तो है तो यस आप करेंगे, नहीं है मतलब आप रिक्वायर्ड नहीं है 10BD, मतलब ATG में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। और आपका रजिस्ट्रेशन है और आपने फाइल किया है 10BD, तो 10BD में कितने डोनेशन आपने बताए आपको वो चीज बतानी है। 10BD में कितने नहीं बताए हैं, जरूरी नहीं है सारे डोनेशन आपने बताओ, क्योंकि कुछ कुछ डोनेशन की अगर आपके पास डोनी की डिटेल्स ही, डोनर की डिटेल ही नहीं है तो फिर आप 10BD में कैसे बताएंगे। तो इसलिए 10BD के में आपने कौन से डोनेशंस नहीं बताए वो 14th पॉइंट में आपको बताना है। जैसे 50,000 है यहाँ पर, 1 लाख मैंने 10BD में बताया था, 50,000 नहीं बताया था, तो ऐसे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 1,50,000 का मिला है। अब 1,50,000 में से वो ये पूछ रहा है नेक्स्ट जो 16 पॉइंट में कि इसमें से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आपको कितना मिला है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है तो फिर तो आपको 10B फाइल करना है, तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंगली फिल करना है। 17 पॉइंट में ये बताना है कि ये जो 1,50,000 कंट्रीब्यूशन मिला है इसमें से कॉर्पस कितना फॉर्म हो रहा है, तो 10,000 कॉर्पस फॉर्म हो रहा है तो ये एग्जेम्प्ट होगा। बट अगेन देर इज अ सिचुएशन कि आपको 11.5 वाले मोड में मेंटेन करना 10,000 जरूरी है। यहाँ कहीं पूछा नहीं है, बट आप 10B जब देखेंगे तो वहां डिटेल में पूछा गया है। 10BB एक छोटी सी रिपोर्ट है, बट तब भी इसको इलेबोरेट कर दिया इस साल। नेक्स्ट है 18 में एनोनिमस डोनेशंस कितने मिले हैं। एनोनिमस डोनेशंस कौन से होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं रहता किस व्यक्ति ने दिया है, तो अगर ऐसे कोई डोनेशन है तो 30% से टैक्स लगता है स्ट्रेट अवे, तो आपको वो बताना है कि 1,50,000 में से कितना है जो कि एनोनिमस डोनेशन है। 19th में है एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया फॉर विच अप्रूवल एज पर प्रोविजन टू क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 हैज बीन ऑब्टेन। एप्लीकेशन आपने आउटसाइड इंडिया किया है तो आपने अप्रूवल दिया है, तो कितना अमाउंट आपने अप्लाई किया ये आपको 19th पॉइंट में बताना है। 20th पॉइंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे मेरे केस में हुआ है 1,50,000 टोटल डोनेशन में था, उसमें से आउट ऑफ कॉर्पस जो फॉर्म हो रहा है वो 10,000 हो रहा है, तो मेरे को अब अप्लाई कितना करना है, मतलब एप्लीकेशन कितना बताना है, 1,40 का बताना है। इसके अलावा 21st पॉइंट में ये बोला गया है कि अदर देन कंट्रीब्यूशन, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, ऐसी कौन सी अदर इनकम है जो कि आपको हुई है। तो 20,000 की अदर इनकम हुई है, तो मैंने यहाँ 20,000 बता दिए, तो 1,40 प्लस 20, अब मुझे टोटल अप्लाई कितना करना है फाइनेंशियल 22-23 में, 1,60। ऐसे आपको वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन का
शेड्यूल फिल करना है। अब हमने कंट्रीब्यूशन बता दिया, डोनेशन बता दिया, कितना हमें मिला है। अब हमने उसको खर्च कैसे किया है ये बताना है, तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इस सेक्शन में आपको एप्लीकेशन आपने कैसे कैसे किया है ये बताना है। तो टोटल आपने अभी तक एप्लीकेशन कितना किया है, तो जैसे 160 किया है। अब 160 में से वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट विच वॉज नॉट एक्चुअली पेड, मतलब क्रेडिटर्स में कितना आउटस्टैंडिंग है इस साल का। तो 160 तो मेरा खर्चा है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिख रहा है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब 40,000 मेरा ऐसा है कि जो कि मैंने अभी तक पे ही नहीं किया, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है, तो मैं 40,000 बता दूंगी। फिर पिछले सालों के क्रेडिटर्स को मैंने इस साल जो पे किया है, और पिछले साल के क्रेडिटर्स क्योंकि पिछले साल मैंने एप्लीकेशन नहीं बताया होगा, तो इस साल मैं एप्लीकेशन ट्रीट कर पाऊंगी, तो ऐसे 20,000 क्रेडिटर्स है जिनको मैंने पे किया था। तो थर्ड पॉइंट में आपको उन क्रेडिटर्स की डिटेल देनी है कि जो प्रीवियस ईयर तो आउटस्टैंडिंग थे बट इस साल आपने उनको पे किया है। इस साल पे किया इसलिए इस साल आप उसको एज एप्लीकेशन ट्रीट कर सकते हो, तो ये 20,000 हो गया। अब देखिए टोटल अमाउंट टू बी अलाउड एज एप्लीकेशन कितना आ गया, 140, 160 माइनस 40 प्लस 20, 140 मेरा एप्लीकेशन ट्रीट हो जाएगा। अब ये 140 में से भी मैंने अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड बैक इन कॉर्पस विच वाज अप्लाइड ड्यूरिंग एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड नॉट क्लेम्ड एज एप्लीकेशन ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर, मतलब मैंने पिछले सालों मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक कोई भी ऐसा एप्लीकेशन किया है जो कि आउट ऑफ कॉर्पस किया है, तो उस साल मुझे एप्लीकेशन ट्रीट हुआ नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पस से अगर आप खर्चा करते हो तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाता। वैसे ही लोन और बोरोइंग से आप करते हो एप्लीकेशन, तो वो भी नहीं माना जाता। ये कब माना जाता है, जिस साल आप उसको रीपे करते हो, रीपे ऑफ लोन और बोरोइंग्स और रीपे ऑफ कॉर्पस। तो फिफ्थ पॉइंट में यही पूछ रहे हैं कि इस साल आपने कॉर्पस में कितना डिपॉजिट बैक किया, तो मैंने पिछले सालों में 5,000 के अमाउंट का खर्चा किया था, वो मैंने इस साल डिपॉजिट बैक कर दिया है, तो 5,000 मैंने यहाँ लिख दिया है, तो अब ये मेरा एप्लीकेशन माना जाएगा। तो अब टोटल एप्लीकेशन कितना होगा, 140 प्लस 5,000। वैसे ही लोन और बोरोइंग्स में आपने अगर किया था तो इस साल आपने रीपे किया है, तो आप अमाउंट बता दीजिए। इसके बाद है अमाउंट टू बी डिसअलाउड फ्रॉम एप्लीकेशन। ये सारी जो लिस्ट है ये अपनी अमाउंट डिसअलाउड की है। तो कौन कौन से अमाउंट डिसअलाउड होते हैं, कोई भी ऐसा खर्चा जिसमें टीडीएस कटना चाहिए था बट टीडीएस कटा ही नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर पॉइंट बताना है कि टीडीएस एप्लीकेबल था बट आप नहीं कर पाए हो, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। यस करके आपको पूरी डिटेलिंग देनी है कि वो पर्सन कौन था, अमाउंट कितना था, किस पे टीडीएस कटना चाहिए था, ये सारी चीजें आपको 8 पॉइंट में बताना है। इसके बाद है डोनेशन टू एनी फंड और इंस्टीट्यूशन। आपने किसी फंड और इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया है जो कि उनको कॉर्पस उनका कॉर्पस फॉर्म होगा, तो वो भी डिसअलाउड होता है। तो ऐसे 15,000 का मैंने किसी ट्रस्ट को दिया था जो कि उनके कॉर्पस फॉर्म होगा, तो 15,000 मेरा डिसअलाउ हो जाएगा। वैसे ही कोई डोनेशन आपने किया है फंड और इंस्टीट्यूशन को जो कि सेम ऑब्जेक्टिव नहीं है एज योर ऑब्जेक्टिव, तो आपको वो भी डिसअलाउड होगा। वैसे आपने किसी ऐसे पर्सन को डोनेशन दिया है जो कि 11 या 10 में नहीं रजिस्टर्ड है, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। कुछ आपने एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया किया है जिसमें अप्रूवल लेना था, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। अप्रूवल आपने नहीं लिया है तो भी डिसअलाउ हो जाएगा। अप्लाइड आपने ऐसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दिया है जो कि ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से मैच नहीं करता है, तो वो भी अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। एनी अदर डिसअलाउंस, अगर कोई इसके अलावा डिसअलाउंस है जैसे अपना 269 ST इन सब का, तो वो भी डिसअलाउंस कंसिडर होगा यहाँ पर। अब टोटल अलाउएबल एप्लीकेशन कितना माना गया, 1,30,000। इससे पहले कितना माना गया था, 140। तो 140 का 130 कैसे हो गया, तो 1,40,000 में से 5,000 तो माना जाएगा, तो 1,45,000 यहाँ पर हो गया मेरा अलाउएबल एक्सपेंडिचर। बट डिसअलाउड कितना हो गया, 15,000। तो इसलिए 1,30,000 इज माई एप्लीकेशन। अब 1,30,000 में से वो ये बोल रहे हैं कि आपने कुछ डीम्ड एक्यूमुलेशन किया हो प्रीवियस ईयर में, तो कितना आप डीम्ड एप्लीकेशन एक्यूमुलेशन कर रहे हो, या आपने कुछ डीम्ड इनकम माना है, तो डीम्ड इनकम कितना अमाउंट है। तो यहाँ पर आपको डीम्ड, अगर आप इनकम ट्रीट कर रहे हो इस साल आपकी कोई डीम्ड इनकम है या कुछ एक्यूमुलेशन है, तो आप इस इन दोनों पॉइंट्स में बता सकते हो। बट याद रखें आपको 9A और फॉर्म 10 फाइल करना जरूरी है अकॉर्डिंगली।
वैसे ही 15% एक्यूमुलेशन आपको यहाँ बताना है। तो मेरा टोटल जो डोनेशन मिला था वो 1,60,000 मिला था, तो 1,60,000 का 15% देखें तो 24,000 मेरा 15% होता है, और बाकी का 1,36,000 मतलब 85% मुझे अप्लाई करना है 1,36,000, जबकि मैंने अप्लाई कितना किया सिर्फ 1,30,000। तो जो 6,000 है, 6,000 मैं यहाँ पर एक्यूमुलेशन ट्रीट कर सकती हूँ, पर अभी पिक्चर बाकी है। देखते हैं, अगर मेरे पास वो नहीं होता तो मैं यहाँ एक्यूमुलेशन ट्रीट कर सकती हूँ। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ इनकम का सेक्शन। अब एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। तो ये जो 6,000 मेरा बच रहा है यहाँ पर, ये टैक्सेबल हो जाएगा अगर मैंने डिफरेंट सोर्सेज नहीं बताए। तो मेरे पास ऑप्शन है डिफरेंट सोर्सेज बताऊं या फिर एक्यूमुलेशन का ऑप्शन वहां ट्रीट कर लूं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो इनकम जो टैक्सेबल हो रही है 6,000, इसमें से इनकम टैक्सेबल अंडर 115 BBI, ये नया सेक्शन है जिसमें वॉयलेशन से रिलेटेड बात करते हैं। अगर इसमें से ये अट्रैक्ट हो रहा है तो आपको 25th पॉइंट में वो अमाउंट बताना पड़ेगा। कोई एनोनिमस डोनेशन है जो कि टैक्सेबल हो रहा है तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा अलग से। नेक्स्ट 27 पॉइंट में एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउट ऑफ फॉलोइंग सोर्सेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब 6,000 में से अगर मैंने ये सारे सोर्सेस किए हैं तो भी मेरा अलाउेबल माना जाएगा, जैसे कि इनकम एक्यूमुलेटेड अंडर थर्ड प्रोविजन 2 क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10 और अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर के कुछ एक्यूमुलेशन है जिनका मैंने इस बार खर्चा किया है। तो कितना किया है? तो 3,000 किया है। पिछले सालों का एक्यूमुलेशन मेरा 3,000 था जो कि मुझे इस साल खर्चा करना था, तो मैंने 3,000 और खर्चा कर दिया, तो ये मेरा ट्रीट हो जाएगा एप्लीकेशन। वैसे ही इनकम ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर अप टू 15% एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट, पिछले सालों के जो मेरा 15% है वो भी एप्लीकेशन माना जाता है। तो उसमें से मैंने 3,000 का खर्चा किया, तो ऐसे मेरा सब कुछ सेटल हो गया, किसी पे भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है डीम्ड इनकम। कोई डीम्ड इनकम ट्रीट हुई थी, उस साल नहीं रिसीव हुई थी, बट अब इस साल रिसीव होगी, इस साल रिसीव होगी, तो जैसे मैंने आपको एक्यूमुलेशन वाला पॉइंट बताया, वैसे ही डीम्ड इनकम वाला भी एक क्लॉज होता है कि जिस साल रिसीव नहीं हुई है तो उस साल आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं डीम्ड एप्लीकेशन ट्रीट कर लूं, बट जिस साल रिसीव होगी उस साल आप खर्चा बता दोगे। तो ऐसा कोई केस है तो आप बी पॉइंट में बता दोगे। ये सब पिछले सालों की बात कर रहे हैं। अगर करेंट ईयर में आपका कोई एक्यूमुलेशन या डीम्ड इनकम है तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम वाले सेक्शन में बताना है, जो मैंने इससे पहले समझाया था। कोई कॉर्पस से आपने खर्चा अप्लाई किया है, बोरोड फंड से किया है, तो आपको यहाँ लिखना है, या कोई और अदर है तो आप वैसे बता सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। इन दोनों में आपको अंतर समझ आ गया होगा। एप्लीकेशन ऑफ इनकम ड्यूरिंग द ईयर की बात करें और एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बात करें। प्रीवियस ईयर का कोई एक्यूमुलेशन है या डीम्ड इनकम है तो उसको आपने यूज किया हो। फिर है पर्सन रेफर टू इन 13(3), ये स्पेसिफाइड पर्सन की बात करते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन का कुछ करा है, मतलब कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को आपने बेनिफिट प्रोवाइड किया है या कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं, तो ये जो पूरा सेक्शन है ये उससे रिलेटेड है। ये मैं 10B में भी कवर कर चुकी हूँ। फटाफट से आपको बता देती हूँ। आपको स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में पहले बताना है, ऐड करना है कि ऐसे कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है। फिर डिटेल ऑफ इनकम ऑफ प्रॉपर्टी बताना है कि आपने कुछ इनकम अर्न किया है उनसे या आपने उनको प्रोवाइड किया है कुछ, तो आपको यहाँ पर यस नो करके अमाउंट बताना पड़ेगा। इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, वरना एक वीडियो में आपको 10B नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। डेप्रिसिएशन क्लेम TDS एंड TCS, यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन बताना है कि ऐसे कोई भी आपने एसेट एक्वायर किया है जिसको आपने अप्लाई एप्लीकेशन ट्रीट कर लिया है, तो डेप्रिसिएशन तो इंक्लूड नहीं किया, वो आपको यहाँ पर अमाउंट बताना है। वैसे ही कोई TDS डिडक्ट होना है, आप ऑडिटी को कोई रिक्वायर्ड है TDS या TCS डिडक्ट करने का, तो यस, तो कितने अमाउंट पे उनने डिडक्ट किया है, कौन कौन से एक्सपेंसेस में कौन सा रह गया है, तो असेसिन डिफॉल्ट माने गए हैं, तो असेसिन डिफॉल्ट है तो कितना इंटरेस्ट पे किया है, ये पूरे शेड्यूल्स भरना है। जैसे टैक्स ऑडिट में अपन भरते हैं 10B में भरते हैं, ये पूरा मतलब TDS और TCS की पूरी समरी आपको यहाँ फिल करनी है। लास्ट में अटैचमेंट्स हैं। अटैचमेंट में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अटैच करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और कोई और आप मिसलेनियस अटैचमेंट्स करना चाहते हो तो आप ये सारे कर सकते हो। तो ऐसे आपकी 10BB
फिल हो जाएगी। ये बहुत छोटी रिपोर्ट थी, 10 भी आप देखेंगे तो 10 भी बहुत वास्ट है। उसमें हर एक एक्यूमुलेशन प्रीवियस ईयर के उन सारे शेड्यूल भरना है, जैसे आईटीआर 7 होता है, बिल्कुल आईटीआर 7 का रेप्लिका है। 10 डबल भी थोड़ी छोटी रिपोर्ट है, बट तब भी इस साल से उसमें भी काफ़ी ऐड ऑन्स कर दिए उन्होंने कि आईटीआर 7 से एटलीस्ट वॉलंटरी एंड अदर कंट्रीब्यूशन और एप्लीकेशन तो मैच हो जाए। तो होप आपको 10 डबल भी समझ आया होगा। मैंने ट्राई किया एक ही वीडियो में आपको सम अप करके समझा पाऊँ। इसके अलावा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।